हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। लेकिन ये समझने से पहले आप लोगों को कहीं ना कहीं डिटेल में समझना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट। और अगर आपने अभी तक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो ये वीडियो समझना, या फिर इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सर आपको कहीं ना कहीं अगर शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में बात कर रही है तो इसके लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिटेल में पता होना चाहिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो जो है वो आ चुकी है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और उसका जो पॉपअप है वो यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप पॉपअप पे क्लिक कर उस वीडियो को सबसे पहले देखिएगा। उसके बाद आप लोग को शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझ आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात करता हूं तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के अंदर आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी, यहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों क्या होनी चाहिए, एक दोनों के बराबर होनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी तो आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा क्या, दोनों आपको देखने को मिलेगा क्या, इक्विलिब्रियम। राइट? कहां पर? शॉर्ट रन के अंदर। अब जब मैं इस चैप्टर की बात करता हूं तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर करना होता है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन, कि शॉर्ट रन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो जनरली क्या कहता है। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, जीडीपी, इक्विलिब्रियम आउटपुट का कॉन्सेप्ट। राइट? और इक्विलिब्रियम आउटपुट का कॉन्सेप्ट कैसे, जीडीपी के रेफरेंस में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रेफरेंस में, यहां पर हम लोगों ने समझना है। और तीसरा हमारे पास आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट को निकालना, डिटरमाइन करना कि कैसे निकाला जा सकता है। राइट? जीडीपी, और इसके अंदर कैसे निकाला जाएगा, एएसएडी अप्रोच, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड अप्रोच के थ्रू। और दूसरा हमारे पास अप्रोच रहती है जिसको बोला जाता है एसआई अप्रोच, जिसे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी बोला जाता है, उस अप्रोच के थ्रू। और लास्ट हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आता है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो किस तरह से शिफ्ट हो सकता है। यानी कि अब जो शिफ्ट है वो जनरली कैसे देखा जाता है, शिफ्ट हमारा देखा जाता है बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जो हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से जो शिफ्ट है उस शिफ्ट के बारे में बात यहां पर की गई है। और लास्ट हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। और लास्ट हमारे पास क्या आता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंपॉर्टेंट 3 स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट। और वो 3 कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन, दूसरा हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी के बेसिस पे, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, जीडीपी, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड अप्रोच, एंड एसआई अप्रोच से, यानी कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से हम लोग जो है इसको समझने वाले हैं। लेकिन समझने से पहले और स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और आप पहली बार ये वीडियोस को देख रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से डिटेल में इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करें, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी। अब मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब होता क्या है। राइट? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात की जाए तो आप लोग जब कहीं ना कहीं क्लास 11th में थे तो 11th के अंदर भी आपने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था कि शॉर्ट रन क्या होता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, तो इसको सबसे पहले कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया था किसके द्वारा, काइंस के द्वारा। काइंस ने डिफाइन करने की कोशिश करी थी किसको, शॉर्ट रन को, कि शॉर्ट रन क्या होता है। और क्योंकि काइंस जो है उन्हें फादर ऑफ क्या बोला जाता है, ही इज नोन एज दी फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इन्होंने जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट रन को क्या है बताया था, एक्सप्लेन किया था कि शॉर्ट रन का मतलब जनरली होता क्या है। तो समझिएगा, कहता है सर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में अकॉर्डिंग टू काइंस शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ पीरियड, एक ऐसा पीरियड बताया जाता है, एक ऐसा टाइम बताता है, पीरियड ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्लेस नो रोल। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझ लीजिएगा कि अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से शॉर्ट रन की बात करूंगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर शॉर्ट रन का मेरे प्यारे बच्चों मतलब है कि अब
टेक्नोलॉजी का यहां पर कोई भी रोल नहीं रहने वाला है। यानी कि टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो क्या रहेगा, वो जीरो रहने वाला है। क्या रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस चीज को समझ लीजिएगा कि अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर शॉर्ट रन जो डिफाइंड होगा, शॉर्ट रन उस पीरियड को बोला जाएगा, उस टाइम को बोला जाएगा जहां पर जिस टाइम के दौरान जो टेक्नोलॉजी है उसका कोई भी रोल नहीं रहने वाला है किसके अंदर, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द आउटपुट इन द इकोनॉमी। यानी कि आउटपुट कम होगा या इन आउटपुट कम होगा या ज्यादा होगा, उसको डिफाइन करने के अंदर जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। तब जो पीरियड होगा उस पीरियड को क्या बोला जाएगा, उस टाइम पीरियड को बोला जाता है क्या, राइट, उसको बोला जाता है शॉर्ट रन, राइट। तो क्या बोला जाता है, इट इज एज्यूम्ड, ऐसा माना जाता है, इट इज एज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट। यानी कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल कोई भी ना तो इनहेंसमेंट होगी ना किसी तरह की इंप्रूवमेंट जो है वो एक इकोनॉमी के अंदर देखी जाएगी, वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। किसके अंदर? शॉर्ट रन के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को समझाया कि शॉर्ट रन का जनरली मतलब क्या है। तो हम लोगों ने बोला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर शॉर्ट रन का मतलब काइंस के अकॉर्डिंग, जिसको कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, उनके अकॉर्डिंग वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर टेक्नोलॉजी है वो किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती है। यानी कि टेक्नोलॉजी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, कॉन्स्टेंट रहने वाली है। टेक्नोलॉजी में ना तो इंप्रूवमेंट होगा ना टेक्नोलॉजी के अंदर किसी भी तरह की चीजें देखने को मिलेगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहां पर नहीं देखा जाएगा, राइट, ये बोला गया है। तो यहां पर आउटपुट जो है वो कैसे डिटरमाइंड होगा फिर, राइट, आउटपुट जो है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर शॉर्ट रन की बात की जाएगी तो शॉर्ट रन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों जो फिर हमारा जो आउटपुट है वो डिवाइड होगा किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसके बेसिस पर होगा? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर होगा। समझ लो, ये बात इंपॉर्टेंट है। यानी कि टेक्नोलॉजी को रख दो कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। और ऐसी अजम्पशन क्यों दी गई? क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक आया था, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों वो आया ही क्यों था? बिकॉज ऑफ 1930 के अंदर क्या था, ग्रेट डिप्रेशन आया था। और ग्रेट डिप्रेशन के अंदर इसको समझने की कोशिश करी थी किसके द्वारा? काइंस ने इसको समझने की कोशिश करी थी कि इसका मतलब जनरली होता क्या है, राइट। तो उन्होंने क्या बोला कि शॉर्ट रन का मतलब, अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को समझाऊंगा कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन का मतलब क्या रहने वाला है कि जहां पर टेक्नोलॉजी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो सारी की सारी आउटपुट बढ़ेगी या कम होगी, लेकिन आउटपुट का बढ़ना या फिर कम होना यह निर्धारित होगा किसके बेसिस पर? ये निर्धारित होने वाला है एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर। यानी कि अगर मुझे आउटपुट को डबल करना है, अगर मैं आउटपुट को क्या करना चाहता हूं, डबल करना चाहता हूं, तो आउटपुट को डबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी एम्प्लॉयमेंट को भी, किसको बच्चों? एम्प्लॉयमेंट को भी क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। यह चीज ध्यान से समझ लो कि मुझे अगर अपनी आउटपुट डबल करनी है तो इस आउटपुट को डबल करने के लिए मुझे अपने एम्प्लॉयमेंट को भी क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। ये बात यहां पर है। तो क्या बोल रहा था यहां पर? आउटपुट इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? जो आउटपुट है उसको डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा? लेवल ऑफ आउटपुट के द्वारा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, ना कि किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी के द्वारा, राइट। क्या कहता है? हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट एंड वाइस वर्सा। यानी कि सिंपल सी सेंस में समझ लो, टेक्नोलॉजी क्या है? शॉर्ट रन का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजिकली कांस्टेंट सारी चीजें, आउटपुट जो है वो किसके बेसिस पर डिसाइड होने वाला है? वो डिसाइड होने वाला है किसके बेसिस पर? एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर। मोर एम्प्लॉयमेंट मींस मोर आउटपुट, लेस एम्प्लॉयमेंट मींस लेस आउटपुट, राइट। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी तो मतलब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी तो मतलब ज्यादा आउटपुट, और कम एम्प्लॉयमेंट होगी तो इसका मतलब कम आउटपुट। वो बोला जाता है किसके अंदर? शॉर्ट रन के अंदर। यहां पर क्या बोलता है? टेक्नोलॉजी रिमेनिंग कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी जो होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड द एम्प्लॉयमेंट। यानी कि सीधा रिलेशन किसके साथ है? एम्प्लॉयमेंट का आउटपुट के साथ है। यानी कि शॉर्ट रन के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो रिलेशनशिप है आउटपुट का, वो किसके पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा? एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, ना कि टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। टेक्नोलॉजी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह का चेंज नहीं देखा जाएगा इसके अंदर। क्लियर है बात?
जी सर, क्या कहता है 10, इसलिए कैसा रिलेशन है, 1 to 1 रिलेशनशिप है, यानी कि बेटा सीधा सीधा रिलेशनशिप है। अगर अगर इंप्लॉयमेंट ज्यादा, इंप्लॉयमेंट डबल, तो हमारा आउटपुट भी डबल। अगर मेरी इंप्लॉयमेंट कम तो मेरी आउटपुट भी कम। रिलेशन कैसा रहेगा, 1 to 1 रिलेशनशिप रहेगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो यहां पर देखने को मिलने वाला है। कहता है इफ इंप्लॉयमेंट इज डबल्ड, अगर इंप्लॉयमेंट क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आउटपुट भी क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा, डायरेक्टली डबल, यानी कि 2x हो जाएगा। आगे क्या कहता है बेटा, कहता है अगर मैं कहता हूं इसको समझने की कोशिश करूं तो क्या कहता है, इन अदर वर्ड्स द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी मेजर्स द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एक इकोनॉमी के अंदर, वो डिसाइड करता है कि आउटपुट कितना होगा। यानी कि ध्यान से समझो, एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि एक इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करेगी कि आउटपुट कितना होगा। एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करने वाली है कि आउटपुट कितना होने वाला है। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है तो ज्यादा आउटपुट है। और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि हमेशा ऐसी इकोनॉमीज के अंदर जहां पर ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन है, वहां पर हमेशा ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा चीजें वहां पर क्या की जा सकती है, बनाई जा सकती है। इसका मतलब ज्यादा चीजें बनेगी, मतलब वहां पर इंप्लॉयमेंट की भी क्या है, इंप्लॉयमेंट की भी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। इंप्लॉयमेंट भी वहां पर क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। तो क्या कहता है, इन अदर वर्ड्स द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी मेजर्स द लेवल ऑफ द आउटपुट। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि आउटपुट जो है वो क्या रहने वाला है। अकॉर्डिंगली आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज वंस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। कहता है आउटपुट जो है वो नहीं बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं बढ़ता है जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा या फिर हमें पता होगा जनरली कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट भी समझेंगे, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि लेबर जो रिसोर्स है, वो सारी की सारी क्या की जा चुकी है, उसको यूटिलाइज किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है, यूटिलाइज किया जा चुका है। अब इसके ज्यादा उसके अंदर चांसेस नहीं है कि उसको क्या किया जा सके, इंक्लूड किया जा सके। राइट, क्लियर है इतनी बात? जी सर, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो हमने समझा कि शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो हमने शॉर्ट रन के बारे में क्या जाना कि शॉर्ट रन का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों। शॉर्ट रन का मतलब है वो पीरियड जिस पीरियड के अंदर टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट रहेगी, और चेंज जो है वो किसके पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा। मोर आउटपुट, इफ आई वांट मोर आउटपुट, अगर मुझे ज्यादा आउटपुट चाहिए तो मुझे एम्प्लॉयमेंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर मेरा आउटपुट कम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। आउटपुट ज्यादा है, कम करना है, बढ़ाना है, तो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। यानी कि कैसा रिलेशन है, 1 to 1 रिलेशनशिप रहने वाला है किसका, आउटपुट का और एम्प्लॉयमेंट का। आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का कैसा रिलेशन रहेगा, 1 to 1 रिलेशनशिप रहता है। राइट, आगे क्या कहता है, अब इक्विलिब्रियम कैसे निकल कर आएगा। राइट, इक्विलिब्रियम आउटपुट का जो लेवल है, जो इक्विलिब्रियम आउटपुट का लेवल है, वो कैसे पहुंचा जाएगा उस लेवल के ऊपर, या फिर वो लेवल जो है वो कैसे आता है। तो कहता है इक्विलिब्रियम आउटपुट आल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम जीडीपी। इसको क्या बोला जा सकता है, इक्विलिब्रियम जीडीपी भी बोला जा सकता है। और जीडीपी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करती है। करती है या नहीं करती है, जी सर करती है। किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है तो आउटपुट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आउटपुट का मतलब क्या हुआ, बेसिकली रिलेट करता है किससे, गुड्स एंड सर्विसेज से। राइट, किससे रिलेट करता है, गुड्स एंड सर्विसेज से। लेकिन यहां पर किससे रिलेट करने वाला है, वो एम्प्लॉयमेंट से। किससे रिलेट करने वाला है, एम्प्लॉयमेंट से, ना कि वो किससे रिलेट करने वाला है, बोलो किससे रिलेट करने वाला है, किससे, यहां पर किससे रिलेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करेगा। राइट, आप लोगों को पता है, जी सर किससे रिलेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट से, ना कि किससे, टेक्नोलॉजी से, ना कि किससे, टेक्नोलॉजी से रिलेट करने वाला है। अब इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, तो इसको इसलिए हमने क्या बोल दिया कि जो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम जीडीपी भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसे इक्विलिब्रियम इनकम। इसको इक्विलिब्रियम जीडीपी या फिर इक्विलिब्रियम इनकम के नाम से भी क्या किया जा सकता है, जाना जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इट बेसिकली रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट। राइट, अब समझना मेरे प्यारे बच्चों। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है,
राइट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? इक्विलिब्रियम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कहां पर पढ़ा था? जब आपने डिमांड और सप्लाई पढ़ा था। तो डिमांड और सप्लाई के केस में इक्विलिब्रियम कहां पर आया था? जब आपका डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो प्लेस जहां पर आपकी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेगी, उसको क्या बोला था हम लोगों ने? इक्विलिब्रियम बोला था। तो सेम सेंस में इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे निकलता है, किसके अंदर? शॉर्ट रन के अंदर। तो कैसे निकाला जाएगा? तो इट बेसिकली रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट। इसके अंदर उस लेवल की बात की जाएगी एक इकोनॉमी के अंदर, यानी कि इसके अंदर उस लेवल की आउटपुट की बात की जाएगी, उस लेवल पर आउटपुट की बात की जाएगी जहां पर आपकी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगी। और एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस जो हैं वो क्या है बेटा? अपलोडेड है, और आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अब अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाओ और वीडियोस को देख लो, क्योंकि अगर उन वीडियोस को देखोगे तभी जाकर आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी पर कैसे निकाला जाएगा, या फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी कैसे निकाला जाएगा? जहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी। तो वो लेवल होगा हमारा किसका? किसका लेवल रहने वाला है? हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट का लेवल रहने वाला है। राइट, क्लियर है इतनी बात? जी सर, क्लियर है। राइट, तो यहां पर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? जहां पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर हो जाएगी? एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगी। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज द बेसिक लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। एएस रेफर्स टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ये आप लोगों को पता है। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? एग्रीगेट सप्लाई मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये नहीं होता है कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा कितने गुड्स एंड सर्विसेज बेची गई या फिर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई किया गया, बल्कि इसका मतलब क्या है? डिजायर्ड लेवल, यानी कि एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहता है, वो लेवल की वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहता है एक इकोनॉमी के अंदर, उसको रेफर किया जाता है किसके अंदर? किसके अंदर रेफर किया जाता है? एग्रीगेट सप्लाई के अंदर। सेम सेंस में एग्रीगेट डिमांड के अंदर एक कंज्यूमर के द्वारा कितने गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो मांगी जाती है, राइट, उसको रेफर किया जाता है इसके अंदर। आगे समझना, इट इज द लेवल ऑफ जीडीपी। क्या कहता है? इट इज द लेवल ऑफ जीडीपी दैट द प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस। ये लेवल है किसका? जीडीपी का, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, यानी कि आउटपुट का, जो प्रोड्यूसर क्या करना चाहता है? प्रोड्यूस करना चाहता है, और वो प्लान कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और इसको क्या बोला जाता है? एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई भी बोला जाता है। ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट है क्या ये वर्ड? एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई। तो एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई किसे बोला जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलता है? ये वो लेवल है किसका? जीडीपी का। इट इज द लेवल ऑफ जीडीपी जो प्रोड्यूसर विश करता है, जो प्रोड्यूसर विश करता है प्रोड्यूस करने के लिए, या वो प्लान करता है प्रोड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, राइट। यानी कि एक्स एंटे का मतलब हो गया फ्यूचर में, फ्यूचरिस्टिक में, यानी कि ये बेसिकली वो लेवल है जीडीपी का जो प्रोड्यूसर विश करेगा प्रोड्यूस करने के लिए एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, फ्यूचर के अंदर। उसको बोला जाता है क्या? एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई। क्या बोला जाता है? एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। क्लियर है इतनी बात? जी सर। सेम सेंस पर हम अगर बात करते हैं किसकी? एग्रीगेट डिमांड की। तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में भी हम लोगों ने क्या किया था? बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था, समझा था। तो हमने क्या बोला कि एग्रीगेट डिमांड ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द लेवल ऑफ जीडीपी। ये किसको रेफर करने वाला है? वो लेवल ऑफ जीडीपी जहां पर जो बायर है वो विश करेगा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, राइट। जो बायर के द्वारा विश की जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उसको क्या बोला जाएगा? एग्रीगेट डिमांड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एग्रीगेट डिमांड बोला जाएगा। और एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो की जाती है उसको बोला जाता है एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। तो ये क्या बोला हमने? ये बेसिकली वो लेवल है किसका? जीडीपी का। इट इज दैट लेवल ऑफ जीडीपी। ध्यान से समझ लो, एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? वो लेवल ऑफ जीडीपी जहां पर सेलर, राइट, विश करता है क्या करने की? सेल करने की, प्रोड्यूस करने की एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को। सेम सेंस में वो लेवल ऑफ जीडीपी जहां पर बायर विश करता है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, राइट, उसको क्या बोला जाता है? एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। अब इक्विलिब्रियम कहां पर मिलने वाला है? इक्विलिब्रियम मिलने वाला है जहां पर हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। जहां पर हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, वो हमारा क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम का लेवल होगा। तो क्या कहता है? द इक्विलिब्रियम जीडीपी मींस दैट लेवल ऑफ जीडीपी वेयर व्हाट द प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस। तो इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा?
कि जहां पर जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने की विश रखता है वो इक्वल होगा। क्या कहता है? द इक्विलिब्रियम जीडीपी मींस, इक्विलिब्रियम जीडीपी का मतलब है वो लेवल जीडीपी का जहां पर जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने की विश रखता है और प्लान करता है प्रोड्यूस करने के लिए, वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है। दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट द बायर वॉन्ट्स टू बाय, या फिर जो बायर विश करता है बाय करने के लिए या फिर प्लान करता है बाय करने के लिए एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, राइट। तो इक्विलिब्रियम कहां पर मिलेगा? इक्विलिब्रियम हमें मिलेगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, सो दैट देयर इज नो एक्सेस प्रोडक्शन और अनवांटेड स्टॉक विद इन द प्रोड्यूसर, राइट, विद द प्रोड्यूसर। तो यानी कि यहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पर एक दूसरे के बराबर होंगे, वहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इक्विलिब्रियम होगा। क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को? इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा? ना तो एग्रीगेट डिमांड होगी ना एग्रीगेट सप्लाई रहने वाली है, और देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ आउटपुट इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो रही है? एक दूसरे को मैच करेगी। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? मैच करने वाले हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ध्यान से समझ लो, ये बात यहां पर बोली गई है। अब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की बात कर लेते हैं। तो कहता है इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड इंप्लाइज द इक्वालिटी बिटवीन वाई एंड डी। अब क्या कहता है? कहता है सर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है वो दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इक्वालिटी है वाई और एडी के बीच में भी। किसके बीच में इक्वालिटी है? वाई और एडी के बीच में भी इक्वालिटी है। वाई का मतलब क्या है? इनकम। वाई का मतलब क्या है? इनकम। और एडी का मतलब क्या हो गया? एग्रीगेट डिमांड। और मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी ये समझाया हुआ है कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में क्या है, किस तरह से रिलेशन जो है वो चलता है और किस तरह से हम रिलेशन जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या समझा था? क्योंकि कहता है बिकॉज y इज इक्वल टू AS, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो किसके बराबर होती है? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो हम इस इक्वेशन को जो है वो लिख सकते हैं क्या, कि अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर है और y अगर AD के बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी y है वो किसके बराबर हो जाती है? AS के बराबर भी होती है। y AS के बराबर क्यों हुई है हमारी? y AS के बराबर इसलिए हुई क्योंकि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पर आ रहा है? जहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के बराबर है, और y इज इक्वल टू AD होता है। क्या होता है? y इज इक्वल टू AD होता है। और ये y AD के बराबर क्यों होता है, इसको हमने बहुत ज्यादा डिटेल में समझा है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमने इसके बारे में जाना है। कहां पर जाना है? बोलो बोलो, कहां पर? एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, राइट, वहां पर समझा है। और यहां पर क्या हो गया? इसलिए AS इज इक्वल टू AD हो गया, और y इज इक्वल टू अगर AD हो जाता है तो यहां पर y इज इक्वल टू AS भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y अगर AD के बराबर है तो AD की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? y लिख सकता हूं, और y अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है? y इज इक्वल टू AS। इसका मतलब इनकम जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर यहां पर हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? जी सर, समझ में आ रहा है सबको इतनी बात? जी सर, हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट क्या कहता है? इक्विलिब्रियम जीडीपी, राइट। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम जीडीपी की बात करता हूं तो इक्विलिब्रियम जीडीपी कैसे निकलती है? तो हमने समझा कि हमें अगर इक्विलिब्रियम जीडीपी निकालनी है तो वो कब निकलेगी? जब AS इज इक्वल टू AD होगा, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होगी। और हम इसको लिख सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि y जो है वो हमारा किसके बराबर होता है? AD के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि AS जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। तो कहता है इक्विलिब्रियम जीडीपी इंप्लाइज ए सिचुएशन। इक्विलिब्रियम जीडीपी का मतलब क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जब आपका एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के क्या है? बराबर है, राइट। और हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू AD है। इसका मतलब क्या है? इस सिचुएशन के अंदर जो एक्चुअल स्टॉक है, एक्चुअल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर जो है वो रिक्वायर्ड और डिजायर्ड स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर के बराबर है। यानी कि एक्चुअली जो प्रोड्यूस करना चाहिए और प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। इस लेवल पर कब? जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर है। इसका मतलब है ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक्चुअल स्टॉक प्रोड्यूसर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो किसके बराबर है? रिक्वायर्ड स्टॉक के बराबर है। जो रिक्वायर्ड स्टॉक के बराबर है जो प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि दोनों जो मार्केट में चाहिए वही प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, और उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है जितना करना चाहिए, उससे रिलेटेड बात है।
अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है, इसका मतलब क्या है, इनकम ज्यादा है लेकिन एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, कम है। इसका मतलब क्या है, ज्यादा है, जो एक्चुअल स्टॉक है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी रिक्वायर्ड स्टॉक, यानी कि प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर के द्वारा ज्यादा प्रोडक्शन की जा रही है, वो बात यहां पर बोली गई है। यहां पर क्या बोला जाता है, द प्रोड्यूसर, इसकी वजह से क्या होने वाला है, अगर एक्चुअल स्टॉक ज्यादा हो जाएगा रिक्वायर्ड स्टॉक से, तो इस सिनेरियो के अंदर क्या बात होने वाली है, क्या देखा जाएगा इसके अंदर, देख लेते हैं एक बार। तो क्या कहता है, कहता है द प्रोड्यूसर सफर लॉसेस, यहां पर प्रोड्यूसर को क्या होने वाला है, लॉसेस होने वाला है। क्यों, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में एग्रीगेट डिमांड तो कम है, राइट। तो यहां पर क्या होने वाला है, लॉसेस होने वाला है। तो क्या कहता है, द प्रोड्यूसर सफर लॉसेस बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर क्या है, यहां पर एक्सेसिव सप्लाई नहीं होगी, और जब एक्सेसिव सप्लाई नहीं होगी तो जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, कहता है वो ज्यादा है, और जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू द एग्रीगेट डिमांड, तो यहां पर लॉस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो स्टॉक है वो ज्यादा होगा, स्टॉक ज्यादा बन गया है लेकिन उसकी कंजम्पशन उतनी नहीं है, वो बात बोली गई है। क्योंकि जब प्रोड्यूसर है सफर लॉसेस बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्टॉक, एक्सेसिव स्टॉक की वजह से वो क्या करेगा, लॉसेस सफर करेगा, और अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द गुड्स। इन केस एएस इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, अब यहां पर भी उसको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, किसको, प्रोड्यूसर को, क्योंकि यहां पर जो एक्चुअल स्टॉक है और जो रिक्वायर्ड स्टॉक है उसमें डिफरेंस है। रिक्वायर्ड स्टॉक ज्यादा है लेकिन एक्चुअल स्टॉक जो है वो कम है, यानी कि प्रोडक्शन जो है वो कम की जा रही है लेकिन रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा है, और उसकी वजह से भी क्या होगा, लॉस होगा। तो क्या कहता है, द प्रोड्यूसर सफर लॉसेस ऑन अनफुलफिल्ड डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि यहां पर जो डिमांड है वो क्या रह जाएगी, अनफुलफिल्ड रह जाएगी, और जब अनफुलफिल्ड डिमांड रहेगी तो इसके मतलब क्या है कि अभी भी जो आपका जो प्रोड्यूसर है वो क्या रहने वाला है, लॉस के अंदर रहने वाला है, इस सिनेरियो के अंदर भी। यानी कि इक्विलिब्रियम कब होगा, इक्विलिब्रियम तभी हो पाएगा जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगी, क्योंकि अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है तब भी लॉस होगा, और अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है तो भी क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, वो बात इसके अंदर बोली गई है, राइट। क्लियर है इतनी बात, जी सर क्लियर है इतनी बात, और हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई। और इक्विलिब्रियम हमने समझने की कोशिश करी थी किसके पर्सपेक्टिव से, एडी एंड एएस के पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश करी। अब एस और आई के रिस्पेक्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विलिब्रियम कब आएगा। एस का मतलब हो गया यहां पर सेविंग, और आई का मतलब हो गया यहां पर इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे अटेन किया जाता है, या फिर इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचा जाता है, वो बात यहां पर की गई है, समझ लेते हैं। नाउ वी नो दैट इन अ सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी, अगर मैं दो सेक्टर इकोनॉमी की बात करता हूं, आप लोगों को पता है कि एक इकोनॉमी के अंदर जनरली कितने सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर है, एक हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर है, तीसरा हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर है, और फोर्थ हमारे पास क्या आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। क्या है हमारे पास, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। हम क्या कहते हैं, कहते हैं नाउ वी नो दैट इन अ सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी, अगर मैं टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करता हूं, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड दी हाउस होल्ड सेक्टर, किसकी बात की जा रही है, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड दी हाउस होल्ड सेक्टर की बात की जा रही है। यानी कि ये दो सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से पार्ट होगा, एक प्रोड्यूसर सेक्टर होगा और एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर होगा। जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पर आने वाला है, जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप लोगों को पता है, क्या पता है आप लोगों को, राइट, कि वाई किसके बराबर होता है, एडी के बराबर होता है, राइट। वाइड किसके बराबर होता है, एडी के बराबर होता है। और एग्रीगेट डिमांड जो है आपके अंदर आपने पढ़ी थी कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर सी प्लस एस आता है, कंज्यूमर प्लस सेविंग, राइट, कंजम्पशन प्लस सेविंग आता है या नहीं आता है, जी सर, राइट। और आप लोगों को पता है कि जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होता है, वो सी प्लस आई होता है, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, और वाई जो होता है वो आपका क्या होता है, सी प्लस एस होता है, यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। अब जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उसको कैसे लिखा जा सकता है, अब ये दोनों टर्म जब एक दूसरे के क्या है, बराबर है, यानी कि y इज इक्वल टू सी एस भी, सी प्लस एस भी होता है, और एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो सी प्लस आई भी होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस, राइट, सी प्लस आई इज इक्वल, सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई, राइट, सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई। और सी प्लस एस का मतलब क्या हो गया आप लोगों का यहाँ पर, और ये सी प्लस आई का मतलब क्या हो गया, सी प्लस आई का मतलब हो गया एग्रीगेट डिमांड, और इसका मतलब क्या हो गया, वाई इनकम। तो यानी कि y इज इक्वल टू
AD, राइट। सो और वी कैन से दैट द इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन, और इक्विलिब्रियम कब होगा आपका, इक्विलिब्रियम तब अचीव किया जा सकता है जब आपकी एस जो है, सेविंग जो है वो किसके बराबर होने वाली है, आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर होने वाली है इस सिनेरियो के अंदर, राइट। क्लियर है इतनी बात? जी सर, हमें बहुत अच्छी तरह से ये पॉइंट भी क्या है समझ में आ चुका है। अब समझते हैं क्या कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी, किसके संदर्भ में, इक्विलिब्रियम जीडीपी के कंटेक्स्ट में, वी शुड फोकस ओनली ऑन एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो ये बात। कहता है अगर मैं इक्विलिब्रियम जीडीपी की बात करूंगा तो हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो बात कर ली कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो कहां पर अचीव होने वाला है। तो हमने बोला कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो वहां पर अचीव होगा जहां पर हमारी राइट सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम अचीव होगा। लेकिन अगर मैं इक्विलिब्रियम के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं, किसके, इक्विलिब्रियम जीडीपी की बात करता हूं, तो इक्विलिब्रियम जीडीपी के अंदर वो हमारा अचीव होगा जब हमारा एक्स एंटे सेविंग एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम स्टक होगा कब, जब आपकी एक्स एंटे सेविंग जो है वो बराबर हो जाएगी एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के बराबर। अब समझना जरूरी यह है कि एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है और एक्स एंटे सेविंग का मतलब जनरली होता क्या है, इसका मतलब है क्या। अगर मैं एक्स एंटे सेविंग की बात करूं तो यहां पर क्या मतलब है, तो अगेन समझ लो, एक्स एंटे सेविंग का मतलब है डिजायर्ड सेविंग। क्या मतलब है यहां पर, डिजायर्ड सेविंग। और डिजायर्ड सेविंग का मतलब क्या है कि एक कंज्यूमर कितनी सेविंग करने की इच्छा रखता है, यानी कि एक कंज्यूमर कितना सेव करना चाहता है, उससे रिलेटेड बात हो रही है। तो कहता है इट रेफर्स टू द डिजायर्ड सेविंग और प्लान्ड सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर जो डिजायर्ड सेविंग है, यानी कि इच्छा रखी जाती है कि इतना पैसा सेव किया जाए, उसके बारे में बात होती है। कहता है दीज आर द सेविंग विच पीपल इंटेंड टू मेक इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि ये वो सेविंग है, एक्स एंटे सेविंग क्या होती है, ये वो सेविंग है जो लोग डिजायर करते हैं, इंटेंड करते हैं, इच्छा रखते हैं कि भाई ये सेविंग हमारे द्वारा की जाए। तो एक्स एंटे सेविंग का मतलब क्या है, याद रखिएगा, जहां पर ये एक्स एंटे वर्ड लग जाता है इसका मतलब क्या है, डिजायर्ड। क्या आ जाएगा वहां पर, वर्ड डिजायर्ड आ जाएगा, और प्लान्ड वर्ड उसके साथ जुड़ जाएगा कि डिजायर्ड और प्लान्ड सेविंग की बात यहां पर की जाएगी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। These are saving which people intend to make in the economy during the period of 1 year। ये वो सेविंग है जो लोग इंटेंड करते हैं, इच्छा रखते हैं कि वो बनाए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, सेव करें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। वहीं पर अगर मैं एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट है। क्या मतलब है यहां पर, इसका मतलब होगा डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट है और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। कैसी इन्वेस्टमेंट, डिजायर्ड और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक ईयर के अंदर जो डिजायर्ड और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है उसको क्या बोला जाएगा, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। दिस इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर which is intended to be made in the economy during the period of 1 year. It does not include unplanned investment। तो याद रखिएगा, यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर, एक साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने की जो डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट है, राइट, उसको क्या बोला जाएगा, हम बोलेंगे एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब है डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये इंटेंडेड है, यानी कि इच्छा की जाती है कि इस एक इकोनॉमी के अंदर, एक पीरियड के अंदर किया जाएगा, और इसके अंदर अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को ही इसके अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। आगे क्या कहता है, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज लाइक अनसोल्ड स्टॉक। अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट कुछ इसी तरह से है जो अनसोल्ड स्टॉक को रिप्रेजेंट करेगा, राइट, which is treated as inventory investment but this is undesired inventory। लेकिन ये undesired inventory है, यानी कि इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी हमने कहीं ना कहीं इसे क्या है अपने पास रखा है, और राइट हमें जरूरत नहीं थी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी इसको क्या किया, अपने पास रखा है। उससे रिलेटेड बात ये यहाँ पर की गई है। आगे क्या कहता है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आर
एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से इससे मिलते जुलते कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमारे पास एक्स पोस्ट सेविंग है और एक हमारे पास है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये दो वर्ड भी है, कहता है इससे मिलते जुलते हैं। वो क्या है, अगर मैं एक्स पोस्ट सेविंग की बात करूं, इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहां पर क्या एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, याद से समझ लो, एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। यहां पर क्या है, एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, कई बार ये पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एक्स पोस्ट एक्स एंटे, इसमें बेसिकली फर्क क्या है। एक्स एंटे की अगर मैं बात किया जाता हूं तो ये बात करता है, ये बेसिकली रेफर करता है डिजायर्ड सेविंग को, इसको डिजायर्ड सेविंग को, प्लान्ड सेविंग को क्या कहता है, याद रखिएगा, एक्स एंटे सेविंग का मतलब है डिजायर्ड सेविंग और प्लान्ड सेविंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब है डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। सेम सेंस में, रिलेटेड कॉन्सेप्ट में, अगर मैं एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट की बात अगर आप लोगों के साथ करूं तो इसका मतलब क्या है, समझ लो, इसका मतलब है एक्चुअल सेविंग। क्या मतलब एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब क्या है, एक्चुअल सेविंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। दिस एस्पेक्ट ऑफ सेविंग कंसिडर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और इसको नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो हमने क्या समझा, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एक्स पोस्ट सेविंग के अंदर हम हमेशा बात करने वाले हैं किसके बारे में, डिजायर्ड और प्लान्ड सेविंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, डिजायर्ड और प्लान्ड सेविंग के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी अगर एक्स पोस्ट सेविंग या फिर एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर एक्चुअल सेविंग की बात होगी। किसकी बात होगी, एक्चुअल सेविंग की बात होगी। और जब एक्चुअल सेविंग की बात की जाएगी, एक्चुअल सेविंग जो पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर रहने वाली है, तो उसको क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा किसके अंदर, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर। वहीं पर अगर मैं एक्स पोस्ट किसकी बात करूं, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो एक इकोनॉमी के अंदर की जा रही है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक इकोनॉमी के अंदर जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की जा रही है एक साल के अंदर, उसको बोला जाएगा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। लाइक actual saving, this aspect of investment is considered in the context of national income accounting. It includes both planned as well as unplanned investment. ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट और आपकी एक्स पोस्ट सेविंग के अंदर एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात होती है। एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी डिजायर्ड और प्लान्ड सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात होती है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को, राइट। नाउ वी हैव डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट को कैसे डिटरमाइन किया जाए, दो अप्रोच हमारे पास होती है, हमने ऑलरेडी इस चीज को समझा। देयर आर बेसिकली टू अप्रोचेस टू स्टडी द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम इनकम। हमारे पास दो अप्रोच है पढ़ने की, स्टडी करने की, इक्विलिब्रियम आउटपुट को, राइट, और इक्विलिब्रियम इनकम को। और दोनों अप्रोच क्या है, एक हमारे पास एएस एडी अप्रोच है और दूसरी हमारी एस इज इक्वल टू आई अप्रोच है, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा समझा भी, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि इसका मतलब यहां पर क्या है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड अप्रोच, दूसरा हमारे पास क्या है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये हमारे पास दो तरह की क्या होती है, अप्रोचें होती हैं, जिस अप्रोचों के तहत हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट को। अगर मैं एएस इज इक्वल टू एडी अप्रोच की बात करूं और इक्विलिब्रियम की बात करता हूं और इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम की बात करूं तो क्या कहता है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम जीडीपी है और इक्विलिब्रियम इनकम है उसको अचीव किया जाता है कब, जब एग्रीगेट सप्लाई आपकी एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाए तो आप इक्विलिब्रियम को क्या कर लेते हो, अचीव कर लेते हो, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, फिर से समझ लेते हैं कि इस एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या रहता है। एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द प्लान्ड आउटपुट, क्या कहता है, प्लान्ड आउटपुट इन द इकोनॉमी। अब यहां पर एग्रीगेट सप्लाई का जो मतलब है वो चेंज हो गया। अभी तक जो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब था वो क्या था कि प्लान्ड तरीके से जो हम चलने वाले हैं, जो एक्चुअल आउटपुट की बात वहां पर नहीं की जाती, प्लान्ड आउटपुट की बात की जाती, वही मतलब यहां पर भी है। एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द प्लान्ड आउटपुट इन द इकोनॉमी एज इट इज इंडिकेटेड बाय 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। दिस 45 लाइन इंडिकेट्स AS and GDP are identical to each other. AS is not related to the price as we are considering an economy where price remain constant. It is an economy with excess capacity where AS respond proportionally to the AD and price remain unaffected. यानी कि
यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से आने वाला है। किसकी तरह से आने वाला है? इस तरह से आपको इसका कर्व जो है वो देखने को मिलने वाला है। किसका? एग्रीगेट सप्लाई का। तो एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो कुछ इस तरह से आप लोगों को क्या है देखने को मिलता है, राइट। तो यहां पर यही बोला गया है कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? प्लान्ड सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली रेफर टू द प्लान्ड आउटपुट एक इकोनॉमी के अंदर, जिसको इंडिकेट किया था 45 डिग्री लाइन के साथ, ओरिजिन के साथ। और 45 डिग्री लाइन जो है वो इंडिकेट करती है एएस और जीडीपी का आइडेंटिकल है एक दूसरे के। और एएस जो है वो रिलेट नहीं करेगा किससे? प्राइस से। तो एग्रीगेट सप्लाई इज बेसिकली नॉट रिलेटेड विद द प्राइस, राइट। सो यहां पर हम कंसिडर नहीं करते हैं, कहता है वी आर कंसिडरिंग एन इकोनॉमी, हम ऐसी इकोनॉमी को कंसिडर कर रहे हैं जहां पे प्राइस को कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, प्राइस जो होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर है इतनी बात? जी सर, इतनी बातें हमें बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से क्या हो चुकी हैं? क्लियर हो चुकी हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड बेसिकली डिजायर्ड एक्सपेंडिचर है और प्लान्ड एक्सपेंडिचर है एक इकोनॉमी के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। इट हैज टू कंपोनेंट, एक डिजायर्ड कंजम्पशन आएगी इसके अंदर और दूसरा हमारी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आएगी। एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमारी डिजायर्ड कंजम्पशन और जो हमारी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट होती है वो जनरली इसके अंदर क्या की जाती है? कंसिडर की जाती है। डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एज्यूम्ड टू बी ऑटोनोमस। डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको क्या बोला जाता है? वो ऑटोनोमस है, राइट। कैसा है? ऑटोनोमस है, यानी कि उसका इंपैक्ट नहीं देखने को मिलने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। सो दैट इज नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ द इनकम इन द इकोनॉमी, इसलिए वो इनकम के साथ क्या नहीं करेगा? रिलेट नहीं करने वाला है। डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन सी एंड वाई। अब आप लोगों को पता है, या आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कहां पर पढ़ा हुआ है? आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए। कहां पर? एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड के अंदर, कि आपकी कंजम्पशन और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। और आपका जो कर्व था वो कुछ इस तरह से देखा था आप लोगों ने। और यहां पर जो आपने कंजम्पशन देखी थी वो कैसी देखी थी? ऑटोनॉमस कंजम्पशन देखी थी। कैसी देखी थी? ऑटोनॉमस कंजम्पशन देखी थी आप लोगों ने कहीं ना कहीं। क्लियर है इतनी बात? जी सर, हमें इतनी बातें बहुत अच्छी तरह से क्लियर है और आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद,